हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो आज का ये जो हमारा वीडियो है ना, ये ग्रुप डी का जो पेपर आप लोगों का शुरू हुआ है 17 अगस्त से, उसके रिव्यू पर बेस है। रिव्यू मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को ओवरऑल ना एक मोटा माटी आइडिया मिल सके कि आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं ये किस लेवल के पूछे जा रहे हैं। और पहले ही दिन जो तीनों शिफ्ट हुए थे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड शिफ्ट, इससे आप लोगों को अंदाज ये लग सके कि आपके जो आने वाले पेपर हैं, आने वाले शिफ्ट में किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। और हूं तो मैं आप लोगों की करंट अफेयर की टीचर, लेकिन मैं आपको जो स्टैटिक या एक्स्ट्रा फैक्ट बताती हूँ ना, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि ग्रुप डी के पेपर में देखने को मिले हैं। उसका हम एनालिसिस कर लेते हैं। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न, मैंने टोटल 30 क्वेश्चन लिए हैं। इस 30 से आप समझ लीजिए 30 इंटू 5 कर लीजिए, 100 से 150 प्रश्न आज की इस वीडियो में आप लोगों के कवर होने वाले हैं। योजना आयोग से रिलेटेड प्रश्न था कि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो देखो, भारत के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, ये योजना आयोग के अध्यक्ष थे। अब यदि नेक्स्ट योजना आयोग से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा ना, तो देखिए ये जो योजना आयोग है इसकी स्थापना ना 1950 में की गई थी। और किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो वैसे पहली पंचवर्षीय योजना 5 साल की होती थी ना। ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, जो कि 2012 से 17 तक चलनी थी। लेकिन इसी बीच 2015 में क्या आया गया, नीति आयोग। तो ये योजना आयोग है जो कि पंचवर्षीय योजना, ये बंद हो गई। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, इसकी शुरुआत हुई थी 1951 से। कई बार इससे रिलेटेड प्रश्न ये पूछा जाता है कि ये किस मॉडल पर आधारित था। पहली पंचवर्षीय योजना ये आधारित थी हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित, और इसका मुख्य लक्ष्य था कृषि का विकास। फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना, इस ये 5 साल तक ये भी चली, यानी कि 1956 से 1961 तक ये चली, और पहली 1951 से 56 तक। ठीक है। ये भी जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, ये किस मॉडल पर आधारित थी, पीसी महाल नोबिस मॉडल। कैसे भी प्रश्न पूछे जाए यदि पंचवर्षीय योजना से, इसी के इर्द गिर्द ही बनेंगे, इसलिए एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में मैं कवर कर रही हूँ। पहली पंचवर्षीय योजना ये कृषि के विकास का लक्ष्य था इसका। दूसरी पंचवर्षीय योजना, इसका मुख्य लक्ष्य था औद्योगिकीकरण का लेके। और इसी से प्रश्न पूछा जाता है कि जो इस्पात संयंत्र है कौन कौन से, भिलाई कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। फिर राउरकेला उड़ीसा वाला, और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर, यहाँ जो इस्पात संयंत्र है ना, ये इसी दूसरी पंचवर्षीय योजना पर आधारित है। ठीक है, बस इतना डिस्कशन काफी है। पंचायती राज व्यवस्था शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा था। देखो, राजस्थान का जो नागौर है, यहाँ से पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी, तो 2 अक्टूबर 1959 यानी कि 1959 से की गई थी। और संविधान का जो आर्टिकल 40 है, आर्टिकल 40 में इस बात का उल्लेख है कि जो सरकारें हैं, सरकारों का कर्तव्य होगा कि ये पंचायती राज की स्थापना करें। पंचायतों से रिलेटेड 4 प्रमुख समितियां मैंने आप लोगों को बताई थी ट्रिक के माध्यम से। पंचायतों को मान लो आप झोले में लेके चल रहे हो, झोला यानी कि बैग्स, बैग्स यानी कि बी फॉर बलवंत राय मेहता समिति, ए फॉर अशोक राय मेहता, जी फॉर जीवी के राव और एस फॉर सिंघवी समिति। ये चारों समितियां हो जाएंगी पंचायती राज से रिलेटेड। बलवंत राय मेहता समिति ना, ये इसकी सिफारिश थी 3 स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन हो। 3 स्तर यानी कि जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और ग्राम लेवल पर। अशोक राय मेहता जो कि बलवंत राय के ही बेटे थे, इन्होंने 2 स्तर पर सिफारिश की थी, जिला पंचायत और मंडल पंचायत। जीवी के राव, इन्होंने ऐसी सिफारिश की थी कि पंचायतों के जो चुनाव है ये हर 5 साल में हो। और सिंघवी समिति, इन्होंने ये सिफारिश की थी कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रोवाइड कराया जा सके। ठीक है, इतना डिस्कशन यहां से भी काफी है। भारत के वर्तमान में लोकपाल कौन है, इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए। वर्तमान में यदि पूछा जाए कि भारत के लोकपाल, तो ये पी के मोहंती, प्रदीप कुमार मोहंती, अभी पिछले ही महीने नियुक्ति की गई। लेकिन यदि पूछ लिया जाए कि भारत के पहले लोकपाल कौन थे, तो पीसी घोष यानी कि पिनाकी चंद्र घोष हो जाएंगे भारत के पहले लोकपाल। अब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री से रिलेटेड सवाल था, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जो वहां पे ऑप्शन दिए रहे होंगे उसके हिसाब से तो बोरिस जॉनसन राइट आंसर होता है। लेकिन इससे आप अपडेट ये कर लें कि जो बोरिस जॉनसन है वर्तमान में, यानी अगस्त की मैं बात कर रही हूँ, ये इस्तीफा दे चुके हैं। और भारतीय मूल के जो ऋषि सुनक है ना, ये यूके के प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। तो हो सकता है अब नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कोई और बन जाए, लेकिन इंग्लैंड के उस समय तक प्रधानमंत्री तो बोरिस जॉनसन ही थे। अच्छा, इंग्लैंड का आज जैसे कि कितनी तारीख है, 18 तारीख है जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ आप लोगों के लिए। और 18 तारीख को ही ना
ये करंट का ही सवाल है कि जो ब्रिटेन है, इसने ओमिक्रॉन वेरिएंट की जो वैक्सीन है, इसे मंजूरी दे दी है, मतलब कि इस वैक्सीन का निर्माण इसने कर लिया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ये कौन है? देखो, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ये ला गणेशन है। पहले कौन थे? जगदीप धनखड़। लेकिन आपको ये भी मालूम है, जगदीप धनखड़ ये अब हमारे उपराष्ट्रपति बन गए हैं, है ना? तो अब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ला गणेशन हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल की राजधानी जो है कोलकाता, कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसी हुई है, क्योंकि नदियों के किनारे स्थित यदि शहर पूछे जाते हैं तो एडिशनल आपको ये जानकारी होनी चाहिए। और इसी कोलकाता में पहली मेट्रो ट्रेन, अब ये करंट का सवाल हो गया, पहली मेट्रो नहीं, पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन, यानी कि पानी के अंदर पहली मेट्रो ट्रेन ये कोलकाता में चलाई जाएगी अगले वर्ष, यानी कि 2023 तक। ये करंट अफेयर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। यदि स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा ग्रुप डी में, तो ये पूछा जाएगा कि जो एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है डूरंड कप, 2021 वाला कहाँ आयोजित हुआ था? 2021 वाला कोलकाता में आयोजित किया गया था। 130वां इसका संस्करण था। विजेता गोवा एफसी रहा था। अब नदियों से संबंधित प्रश्न पूछा गया कि पेरियार नदी किस राज्य में है? तो ये केरल की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। ठीक है, ये वही केरल है जो कि साक्षरता के स्तर पर, मतलब कि भारत का सबसे साक्षर राज्य केरल है। ये नीति आयोग के द्वारा जारी हेल्थ इंडेक्स में टॉप पर है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में भी केरल रहा है टॉप पर। गरीबों को फ्री इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाला पहला राज्य केरल है। भारत का पहला जेंडर पार्क भी केरल में ही स्थापित किया गया है। अब मैंने एमसीक्यू फॉर्म में इसलिए नहीं रखा, भाई डिटेल एनालिसिस करना है। एक दिन में 3 पेपर हो रहे हैं, कहाँ तक हम एमसीक्यू रखेंगे? लेकिन डिटेल तो आप लोगों को बता ही रही हूँ। एकदम बेसिक प्रश्न पूछा गया था कि भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो आजादी मिलने के बाद देश के जो पहले रेल मंत्री थे, ये जॉन मथाई थे। वर्तमान में यदि पूछ लिया जाए कि कौन है, तो याद रखना अश्विनी वैष्णव, ये वर्तमान में हमारे रेल मंत्री हो जाएंगे। अब संविधान, ये जो पॉलिटी से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था ना, इसमें कुछ आर्टिकल कवर कराए जा रहे हैं। आर्टिकल 24 से पूछा गया था कि आर्टिकल 24 का संबंध किससे है? तो देखो, बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाते हैं, यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कारखाने या खदान में काम नहीं कर सकते हैं। ये आर्टिकल 24 है। अब तीनों शिफ्ट में आर्टिकल देखने को मिल रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं आपको बता देती हूँ, एकदम बेसिक आर्टिकल है जिससे प्रश्न पूछा जा सकता है। आर्टिकल 17 जो है ये अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत से संबंधित है। आर्टिकल 18 ये उपाधियों के अंत से संबंधित है, मतलब कि भारत का कोई भी नागरिक बिना राष्ट्रपति की परमिशन के अन्य देशों से कोई ऑनर नहीं ले सकता, या अन्य देशों के नागरिक भारत में रह रहे हैं, ये भी भारत की बिना परमिशन, भारत के राष्ट्रपति की बिना परमिशन के विदेशों से सम्मान नहीं ले सकते। आर्टिकल 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। एक और याद रखना, आर्टिकल 21 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विदेश भ्रमण की आजादी किस आर्टिकल में है? तो 21 में है। ये आपको कंफ्यूज करेगा आर्टिकल 19 और 21 का ऑप्शन देखते हुए। आर्टिकल 19 कहता है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि हम भारत में कहीं भी घूम सकते हैं। लेकिन ये याद रखना, आर्टिकल 21 ये विदेश घूमने का अधिकार देता है, विदेश घूमने की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, फिर आर्टिकल 25 ये आपका रिलेटेड हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता से। आर्टिकल 28 धार्मिक शिक्षा से, तो धार्मिक स्वतंत्रता 25, धार्मिक शिक्षा 28। फरवरी 2022 में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? अब देखिए, ये जो प्रश्न है आपका ना, ये आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है, क्योंकि बीच में हम लोगों ने पढ़ा था अक्षय कुमार भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। रिसेंटली अगस्त के महीने में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि ऋषभ पंत उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बन गए, जो कि क्रिकेटर हैं, क्योंकि इनका जो जन्मस्थली है ये उत्तराखंड ही है। ठीक है, नोबल पीस प्राइज, देखो नोबल प्राइज 6 कैटेगरी में प्रोवाइड कराया जाता है, और एप्लीकेशन पर मैंने तो नोबेल प्राइज से रिलेटेड कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड कराया ही है। तो दमित्री मुराटोव और मारिया रेसा, इन दोनों को ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए 2021 का नोबेल प्राइज मिला। जब मैं आप लोगों को नोबेल प्राइज पढ़ा रही थी तब भी मैंने कहा था कि ये 6 कैटेगरी इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे ज्यादा यदि पूछा जाएगा ना तो ये 2 कैटेगरी से ही प्रश्न पूछे जाते हैं नोबेल प्राइज में। एक तो देखो पीस प्राइज, नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला, और दूसरा लिटरेचर यानी कि माफ कीजिएगा, साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और ये शांति के क्षेत्र में दोनों ही पूछा जाता है। तो शांति के क्षेत्र में हो जाएगा दमित्री मुराटोव, मारिया रेसा। और यदि पूछा जाए साहित्यकार, साहित्य के क्षेत्र में किसे मिला है, तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह, इनका भी नाम आप याद रख लो। ठीक है, अभी भारत ने अपनी आजादी के 75 साल पूरे किए, मतलब 76वां इंडिपेंडेंस डे मनाया है। तो रामसर साइट से रिलेटेड यदि प्रश्न पूछे जाएंगे ना, तो इसमें एक प्रश्न है
कि रामसर साइट कितने हो गए भारत में। तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, ये पेन को क्या हो गया, हाँ, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 75 रामसर स्थल हो गए हैं। रामसर स्थल मतलब देखो, ईरान का एक शहर था रामसर, जहां 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था, जहां आर्द्र भूमियों को संरक्षित किए जाने को लेकर के एक तरह का समिट था। आर्द्र भूमि यानी कि जल और थल के बीच का दलदला क्षेत्र, जो कि जैव विविधता की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है। इसमें ना पहला रामसर स्थल भारत की तरफ से 1981 में शामिल किया गया था। एक तो देखो ओडिशा का चिल्का लेक था, आप जानते हैं वो भारत में सबसे खारे पानी के लेक है, और दूसरा केवला देव नेशनल पार्क, जो कि राजस्थान का है। अब रेणुका झील लेक से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो रेणुका लेक ना ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में है। अब जब भी मैंने आप लोग को करंट अफेयर पढ़ा है, हिमाचल प्रदेश का डिस्कशन आया है, तो मैं एक चीज आपको एक ट्रिक से बताती हूँ कि कभी भी किसी लेक का डिस्कशन है और उसमें ताल लिखा हो, ताल यानी कि जैसे नैनीताल, ताल से कितने सारे लेक हैं उत्तराखंड में, शायद मेरे दिमाग से स्किप हो रहा हो। चलिए मैं ये पहले यही बता देती हूँ। रेणुका झील ये हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश से ही केवल चंदा और सूरज याद रख लो, चंद्रताल और सूरज ताल। मतलब कि यदि ताल लिखा हुआ है तो ताल वाले जितने लेक हैं सब उत्तराखंड में, केवल दो को छोड़ के, चंद्रताल और सूरज ताल, ये बस आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। बाकी जितने ताल से रिलेटेड लेक है, जैसे कि नैनीताल, देवताल, राक्षस ताल, भीमताल, साल ताल, खुरपा ताल, ये सभी आपका उत्तराखंड में होगा। फिर लेक से यदि पूछा जाएगा तो जम्मू कश्मीर से याद रखना वुलर लेक, जो कि भारत में फ्रेश वाटर की लेक है। वैरीनाग, अनंतनाग, नाग यदि लिखा है तो जम्मू कश्मीर वाला है। वैरीनाग, अनंतनाग, शेषनाग, ये सभी। मानसबल भी जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। फिर चिल्का लेक मैंने बता ही दिया है, ओडिशा में है। नल सरोवर आपका गुजरात में हो जाएगा। राजस्थान में सांभर है, पुष्कर है, राजसमंद है, पिछौला है। तो लगभग 10-15 झील यहाँ से आप लोगों को याद हो जाती है। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम पूछी गई थी, लेकिन तब भी मैंने 22 की भी ऐड कर ली है। विश्व पर्यावरण दिवस ये आपका 5 जून को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 5 जून 1972 में किसकी स्थापना हुई थी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की, और इसलिए 5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के रूप में मनाते हैं। अच्छा, यदि पूछ लिया जाए यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये केन्या नैरोबी में हो जाएगा। अच्छा, केन्या से कुछ याद आया, अभी अगस्त में ही, मतलब 16 या 17 अगस्त को ही जो विलियम रूटो है, ये इसी केन्या के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो 2021 की थीम थी इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, और 2022 की थीम है ओनली वन अर्थ यानी कि केवल एक पृथ्वी। इंडेक्स वाला वीडियो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा रखा है, मैंने बताया था इंडेक्स से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। तो मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान इस बार का तो नहीं है, तो पिछले साल का है, इस साल का जारी नहीं किया गया, 131वां स्थान है। एक चीज मैं आपको बताऊं, यदि कुछ इंडेक्स आप रिलेट कर ही लो, हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 136 में है, शांति सूचकांक में 135 है, जेंडर गैप इंडेक्स में भी 135 है, करप्शन इंडेक्स में 85 है, हंगर इंडेक्स में 101 है, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में 66 है ना। ये देखो हैप्पीनेस इंडेक्स का डिस्कशन आ ही गया। भारत तो है 136वें स्थान पर, इसमें जो फिनलैंड है ना ये टॉप पर है। वैसे ही डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 46 है, लेकिन नॉर्वे इसमें टॉप पर हो जाएगी। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया, तो देखो नीरज चोपड़ा, जो कि भाला फेंक से रिलेटेड है, इन्हीं के सम्मान में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया गया, तो इन्हें स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया। जबकि वुमन पूछा जाए ना कि स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर कौन चुनी गई, तो मीराबाई चानू, जिन्होंने अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को पहला गोल्ड दिलाया, वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड हो जाएंगी। एचआईवी और एड्स की फुल फॉर्म पूछी गई, तो एचआईवी की फुल फॉर्म बनती है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, और एड्स की एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का यदि पूछा जाए एड्स डे मनाया कब जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। बायोटीन के रूप में किसे जाना जाता है, तो बायोटीन ये विटामिन B7 का ही एक दूसरा नाम है, आप कह सकते हैं। और विटामिन से भी रिलेटेड ये कुछ बेसिक साइंस के प्रश्न है जो कि बन रहे हैं। B1 जो विटामिन B1 है, इसका नाम हो जाएगा थायमिन। इसी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, इतना तो आप लोगों को मालूम होगा। B2 इसका नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। यदि विटामिन और इसके नाम पूछे जाएंगे तो आपका प्रश्न मिस नहीं होगा, इसलिए मैंने तीनों शिफ्ट के एकदम इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन मिक्स कर लिए हैं। अलग अलग पढ़ाती, टाइम भी ज्यादा लगता, इसलिए मिला जुला करके एक में। पेंटोथेनिक
ये आपका हो जाएगा विटामिन B3 का रासायनिक नाम। पैरों में जलन वगैरह होती है इसमें। फिर विटामिन B5 का हो जाएगा नियासिन। विटामिन B6 यदि पूछा जाए, B6 का क्या होगा? पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं कर रही, हर दिन 3 शिफ्ट डिस्कस करने हैं। B7 बस ओवरऑल आपको एक आइडिया तो मिल सके। यही प्रश्न है कि B7 का क्या है, तो ये बायोटीन हो जाएगा। बायोमिन लिख दिया मैंने, ये बायोटीन है। B12 जरूर याद रखेंगे, साइबो नहीं है, साइनो है, साइनो कोबालमिन। ये बी कैटेगरी का है, हो गया है ना, यदि पूछा जाएगा। विटामिन सी का आप जानते हो एस्कॉर्बिक एसिड है, खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल इसका नाम है, और विटामिन ई का टोकोफेरॉल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये प्रश्न दोबारा ऐड हो गया। स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने अभी ना जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप चल रही थी अमेरिका में, इसमें सिल्वर जिताया था इन्होंने भारत को। कॉमनवेल्थ में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, और टोक्यो ओलंपिक में भी इन्होंने भारत को गोल्ड दिलाया। ये बायजूस के ब्रांड एम्बेसडर है। रेणुका झील, अच्छा ये भी होगी, 2 बार होगी क्या? ये देखिए, ये 2 प्रश्न 2 बार रिपीट होगा, और झील से रिलेटेड प्रश्न मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ। चलो फिर से यदि रिवीजन कर सको तो नैनीताल, खुरपाताल, राक्षसताल, भीमताल, सात ताल, ताल ताल वाला उत्तराखंड में, लेकिन केवल 2 ताल हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में है। कौन कौन से? सूरजताल और चंद्रताल। इसके अलावा वूलर, वैरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग, मानसबल जम्मू कश्मीर में है। सांबर, पुष्कर, जयसमंद, राजसमंद, पिछौला राजस्थान में है। मैंने आगे पीछे बोल दिया क्या? जम्मू कश्मीर का वूलर, वैरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग, मोरेरी, मानसबल। गुजरात का नल सरोवर, नारायण सरोवर। राजस्थान का सांभर, पुष्कर, नक्की, जयसमंद, राजसमंद, पिछौला। आपका लोनार वाला तो ये महाराष्ट्र में है ना। काबर लेक आपका बिहार में है, बिहार वाले याद रखेंगे। काबर ताल, भोजताल मध्य प्रदेश में है। तो ताल वाला एक याद रखना, मध्य प्रदेश से भोजताल। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में इसकी स्थापना हुई, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। एनजीटी के अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल। जीवन जीने का अधिकार याद करो, मैंने क्या बताया? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21, और इसी में जीवन जीने का अधिकार भी है। विदेशों भ्रमण की अधिकार ये भी 21 में है। नर्मदा नदी ये मेरे ही निवास स्थल से निकलती है, मध्य प्रदेश में। ये देखो, मान लो ये मध्य प्रदेश का नक्शा है, ऐसे ओवरऑल मैंने बना दिया है। यह ना अनूपपुर जिला है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। अमरकंटक मतलब मेरे क्षेत्र से ना 10 किलोमीटर दूर जाओगे तो छत्तीसगढ़ लग जाता है, इतना बॉर्डर शेयर करता है। तो अमरकंटक में ही ना नर्मदा नदी निकलती है, जीवनदायिनी मां नर्मदा। थोड़ा सा इसका क्षेत्र महाराष्ट्र से लगा, फिर ये गुजरात में प्रवेश करती है। मतलब कि 3 राज्यों से ये बहती हुई है नर्मदा नदी। इस पर प्रमुख बांध भी बंधे हैं, जैसे प्रसिद्ध बांध बरगी बांध जो कि जबलपुर में है। जलप्रपात रिलेट करोगे तो भेड़ाघाट जलप्रपात ये आपका जबलपुर में है। फिर कपिलधारा जलप्रपात, दूधधारा जलप्रपात, ये सभी अमरकंटक में हो जाएंगे। ठीक है। अब मुख्यमंत्री और राज्यपाल से भी रिलेटेड प्रश्न पूछ रहे हैं, जैसे कि देखो राजस्थान सॉरी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पूछा गया क्योंकि बदल दिए गए। BS येदुरप्पा ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, है ना। चलो हाल ही के दिनों में कुछ मुख्यमंत्री हम रिलेट कर ले तो N बीरेन सिंह ये ना मणिपुर के दोबारा से मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। पुष्कर धामी यदि आप रिलेट करोगे तो ये उत्तराखंड के बनाए गए हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, आप लोगों को मालूम ही होगा। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के बने हैं। फिर पंजाब में नई सरकार आई है आम आदमी पार्टी की, और पंजाब में भगवंत सिंह मान ये बने हैं मुख्यमंत्री। और मध्य प्रदेश में तो शिवराज सिंह चौहान है, भूपेंद्र सिंह गुजरात में है, अशोक गहलोत राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल है ना, ये सभी हैं। तो बेसिक है मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछा जाना। तो ओडिशा के तो आपके नवीन पटनायक है, फिर केरल के पिनराई विजयन है, तमिलनाडु के एम के स्टालिन है, और उत्तराखंड के बता दिया पुष्कर धामी हो जाएगा, है ना। तो ये सब एकदम बेसिक है मुख्यमंत्री से बनने वाले प्रश्न। मुख्य आर्थिक सलाहकार भारत के वी अनंत नागेश्वरन बने हैं, जबकि वित्त मंत्री पूछा जाए तो ये निर्मला सीतारमन है। अब इंपॉर्टेंट डे से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 28 फरवरी को रमन इफेक्ट की खोज की थी, इसी के कारण राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। फरवरी में ना ये याद रख लेना आप लोग, 2 फरवरी को वेटलैंड डे, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे, 13 फरवरी को विश्व ये रेडियो दिवस तो मनाया जाता है 13 फरवरी को। राष्ट्रीय महिला दिवस भी 13 फरवरी को मनाया जाता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है।
स्टेच्यू ऑफ यूनिटी से प्रश्न पूछे गए थे। अब कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसके लिए मैंने सवाल ऐड कर लिया है। गुजरात के केवड़िया कॉलोनी में है सरदार पटेल की प्रतिमा, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। सरदार पटेल जो है ना, ये भारत के पहले गृह मंत्री थे। इन्हीं के सम्मान में इनकी ये प्रतिमा है जो कि 182 मीटर ऊंची है। वास्तुकार से यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो राम वी सुतार इसके वास्तुकार थे। भारत का सबसे गरीब राज्य बिहार, इसलिए बिहार क्योंकि नीति आयोग के द्वारा जो गरीबी सूचकांक रिलीज किया गया, इसमें बिहार की आबादी 50% से अधिक गरीब बताई गई है। और भारत का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये असम में माजुली द्वीप है। ये आपके 30 प्रश्न कंप्लीट होते हैं और 30 प्रश्न ही हमने डिस्कस नहीं किए हैं, और ओवरऑल इसके आगे पीछे के एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब डेली 3 शिफ्ट के एनालिसिस करते हुए नेक्स्ट डे में आपको प्रोवाइड कराऊंगी, कुछ भी छूटेगा नहीं इसमें। इसी के इर्द गिर्द आपके पूरे ग्रुप डी का पेपर चलना है। इंपॉर्टेंट डे भी चलते चलेंगे हम। फरवरी के देख लिए, 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है, 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे और भारतीय पर्यटन दिवस, जबकि अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है ना। इंपॉर्टेंट डे वाला पीडीएफ आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, पढ़ लेंगे एक बार, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।